इंडिया में 80 to 85% ऑफ द सेक्सुअल केसेस जो चिल्ड्रंस के साथ होते हैं वो अनरिपोर्ट रह जाते हैं। जागरूकता की कमी, कानून की समझ, साथ में समाज का दबाव, ये 3-4 मुख्य कारण हैं कि इसकी रिपोर्टिंग नहीं हो पाती। तो क्या सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का पॉक्सो या फिर जेजे एक्ट के बारे में? एनसीआरबी की रिपोर्ट ही देखते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट देखते हैं, तो ऐसे घटना की रिपोर्टिंग जो है लगभग 47% लड़कियों के साथ घटना की रिपोर्टिंग हुई है, जबकि लगभग 53% जो है वो लड़कों के साथ ऐसी घटना की रिपोर्टिंग। हमने गिफ्ट वाले हैंडल किए हैं केसेस जहां पर एक 14 साल के बच्चे का एक 58 साल के अंकल लड़के का 58 साल के अंकल जो है पिछले 4 साल से उसका सेक्सुअल अब्यूज कर रहे हैं। हमने हैंडल किया है ऐसा केस, हमने एफआईआर करवाया ऐसे केस। हमने हैंडल किया है एक केस कि एक 6 साल के बच्चे के साथ में एक 68 ईयर के बुजुर्ग जो है उन्होंने उसके साथ में सेक्सुअल अब्यूज किया था लड़के के साथ। हमने केस हैंडल किया है कि एक वकील बाप अपनी 11 साल की बच्ची के साथ में रेप किया है। हमने हैंडल किया है केस कि एक 4 साल की बच्ची के साथ में एक उसके पिताजी जो किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं उन्होंने उसके साथ में सेक्सुअल अब्यूज किया है। हमने देखा है केस 6 महीने की बच्ची के साथ में किसी भी बच्ची का बाल विवाह देना मतलब एक रेप करने की परमिशन देना। हिंदुस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा केस था दिल्ली गैंग रेप केस 2012 निर्भया केस। उसमें जो एक्यूज था वो 17 इयर्स का था। कि उस बच्चे का जो साथ था उसके साथ वो भी गलत हरकतें करता था, तो उसके दिमाग में वो जो उस लड़की के साथ में वो जो निर्भया थी उसके साथ में वो अपने उस्ताद से बदला लेने के हिसाब से वो कृत्य कर रहा था। आपकी लाइफ का अभी तक का सबसे ब्रूटल केस कौन सा रहा है? हमने जब ये 14-15 साल की बच्ची के साथ में रेप होता है या प्यार मोहब्बत के साथ उसके साथ हम तो रेप ही कहते हैं, रेप उसका तो बच्ची करना है, उसके बाद उस बच्ची की डिलीवरी और डिलीवरी होने के बाद में जो बच्चा पैदा होता है उसको कोई झाड़ी में फेंक देता है, कोई नाली में फेंक देता है। बहुत बड़ी चीज है कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए, तो मेरे घर प्लीज इस एपिसोड को एंड तक देखिए क्योंकि इस एपिसोड में हमने बात की है पॉक्सो और जेजे एक्ट के बारे में विद स्टेट कोऑर्डिनेटर ऑफ छत्तीसगढ़ मिस्टर विपिन ठाकुर सर। इस एपिसोड में हमने बात की कि क्यों 80% ऑफ द केसेस अनरिपोर्टेड रह जाते हैं, क्यों इन लॉज का इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत मुश्किल होता है और क्या वो रेशियो है जो गर्ल्स एंड बॉयज़ फेस करते हैं अबाउट सेक्सुअल एब्यूज इन इंडिया और वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो क्या पनिशमेंट्स हैं जो इन लॉज के थ्रू मिल सकती हैं। एंड तक देखिए टू अंडरस्टैंड पॉक्सो एंड जुवेनाइल जस्टिस जेजे एक्ट मोर एंड कीप योर चिल्ड्रन सेफ। एंजॉय द शो। सर ये बताइए कि अगर कोई पॉक्सो एक्ट के बारे में या फिर जेजे एक्ट के बारे में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में पहली बार सुनता है तो वो क्या समझे, ये कौन सी चीज़ें इस लॉ के अंदर आती है, फिर कौन से क्राइम इस लॉ के अंदर आते हैं? प्रायः जैसे लोग पॉक्सो एक्ट है या जेजे एक्ट है इसको लोग बहुत कम लोग पहले जानते थे। हाँ। अब धीरे धीरे जब उसकी अवेयरनेस बढ़ी, सरकार ने इसके बारे में लोगों को बताना शुरू किया, तब पता चला कि हाँ भाई पॉक्सो नाम का कोई एक्ट भी है और इसके अलावा एक जेजे एक्ट भी है जो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए है। हाँ। क्या है, इसके पहले कानून तो हमारे यहाँ बहुत पहले से है, लेकिन कानून में बच्चों के लिए स्पेसिफिक कोई कानून था नहीं। तब लगातार जब सर्वे हुए, सर्वे में पता चला कि लड़कियों के साथ में या बच्चों के साथ में कई प्रकार के सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं। और वो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते थे लेकिन उनको ट्रीट करने के लिए जो पहले आईपीसी चलती थी उसमें जो नॉर्मल प्रोसीजर दिया हुआ था वो प्रोसीजर था। इसके बाद जब ये कंडीशन आई गई कि बच्चों के लिए भी कोई विशेष कानून होना चाहिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई कानून होना चाहिए, बच्चों के देखरेख के लिए कोई कानून होना चाहिए, तब हमारे पास ये 2 प्रकार के कानून आए हैं। पहले हमारे पास किशोर न्याय अधिनियम जिसको हम जेजे एक्ट बोलते हैं, वो हमारे पास आया। पहले किशोर न्याय अधिनियम हमारे पास 2000 था, 2000 आया। उसके बाद एक बहुत बड़ी घटना हुई, दिल्ली में हुई, तब उस अधिनियम में कई प्रकार के चेंजेस हुए, तब हमारे पास किशोर न्याय अधिनियम
बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम जिसे कहा गया है 2015, वो हमारे पास इन्फोर्स हुआ। फिर लगातार अमेंडमेंट्स होते रहे, अभी रिसेंट अमेंडमेंट जो है 2021 में उसमें हुआ। अब ये हमारे पास एक बच्चों के लिए विशेष कानून हो गया, किशोर न्याय अधिनियम, जिसे हम जेजे एक्ट कहते हैं। इसी प्रकार से 2012 में हमारे पास कानून आया लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए, जिसको अपराध उस अधिनियम का नाम ही दिया गया लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 या प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, दैट इज पॉक्सो। ये एक्ट हमारे पास आया। अब कोई भी व्यक्ति जब सुनता है कि भाई पॉक्सो एक्ट है या जेजे एक्ट है, तब उसे इजीली समझ में आ जाता है कि हाँ कोई तो कानून है जो बच्चों के लिए उनकी सेफ गार्डिंग के लिए, ना केवल प्रोटेक्शन के लिए, बल्कि उनकी सेफ गार्डिंग के लिए 2 प्रकार के एक्ट हमारे पास आज के डेट में हैं, पॉक्सो एंड जेजे एक्ट। कौन-कौन से क्राइम पॉक्सो एक्ट के अंदर आते हैं? देखिए, बच्चों से रिलेटेड ऐसा कोई भी ऑफेंस जो बच्चों के बिहाफ में अगर उसको सेक्सुअल तरीके से किया जा रहा है, जैसे इसमें एक होता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, यानी अगर कोई बच्चे के साथ में अपने प्राइवेट पार्ट्स उनके शरीर के किसी भी अंग में डाल रहा है, तो दैट इज पेनिट्रेशन। तो ये पेनिट्रेशन एक होता है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है। एक सेक्सुअल असॉल्ट होता है लैंगिक हमला जिसे बोलते हैं, जिसमें वो उनके साथ में गलत तरीके से, जिसको अपन सेफ टच अनसेफ टच कहते हैं ना, तो अगर अनसेफ तरीके से किसी बच्चे को कोई टच कर रहा है, उनकी मर्जी के खिलाफ कर रहा है, या क्योंकि पॉक्सो एक्ट में बच्चे की मर्जी मायने नहीं रखती, लेकिन अगर वो उनको ऐसा कोई भी टच जो कि सेक्सुअल प्रकृति का है, तो वो इसके अंदर कवर होता है। और एक होता है उसमें सेक्सुअल हरासमेंट में टच नहीं होता, लेकिन बिना टच किए उस बच्चे के साथ में, यानी कोई बच्चे को तब देखना जब वो शायद कपड़े बदल रहा हो, या अपने शरीर की निजी अंगों को बच्चे को दिखाना, या फिर बच्चे के साथ में सेक्सुअल प्रकृति का कोई भी हरकत करना, उसका पीछा करना वगैरह की चीजें, अश्लील बातों का करना बच्चों से, तो ये उसमें कवर होता है। इसके अलावा जिसे पहले चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहा जाता था, अब वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द हम नहीं उपयोग नहीं करते हैं, इसके बदले में सीसीएन शब्द प्रयोग करते हैं। सीसीएन यानी चाइल्ड सेक्सुअल एंड एब्यूजिव मटेरियल्स। तो ये एब्यूजिव मटेरियल्स अगर कोई यूज कर रहा है, बच्चे का सेक्सुअली किसी प्रकार का वीडियो बना रहा है, फोटो बना रहा है, या उसको इंटरनेट पे सर्च कर रहा है या देख रहा है, तो पोर्नोग्राफी, तो ये सब चीजें जो है ना, ऑफेंस जो है इसमें कवर अप होते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि रिपोर्टिंग एक बहुत बड़ा मैटर है जो कि इसमें कवर होता है, कि अगर कोई आपको जानकारी और आपने उसकी रिपोर्टिंग नहीं की, तो ये भी एक ऑफेंस के तहत देखा जाता है। क्यों इंडिया में 80 to 85% ऑफ द सेक्सुअल केसेस जो चिल्ड्रंस के साथ होते हैं वो अनरिपोर्ट रह जाते हैं? देखिए क्या है, इसमें ना 3-4 प्रकार की चीजें हैं। एक तो कानून की जानकारी ना होना, दूसरा रिमोट लोकेशंस पे जो लोग रह रहे हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, तो वहाँ पर। तीसरी चीज है कि वो समाज में अपनी इज्जत का डर है कि अगर हमारे साथ में ऐसी कोई घटना हो रही है, लोगों को पता चलेगा तो वो हमारे खिलाफ जाएगा, ये सोच है। दूसरी चीज, कई समाज का दबाव भी है। कहने का मतलब, जिस विक्टिम के साथ में, जिस बच्चे के साथ में ऐसी घटना हुई है, अगर वो उसकी रिपोर्टिंग करते हैं तो समाज के प्रतिनिधि लोग उन्हीं के ऊपर दंड लगाते हैं, जैसे उनकी गलती है। आप क्यों किए? ये आपकी गलती है ना, वो बच्चे की गलती नहीं है, वो तो जिसने ऑफेंस किया है ना उसकी गलती है। एक शब्द कहा जाता है कि किसी ने उसकी इज्जत लूटी। मैं कहता हूँ इज्जत क्यों लूटी? उसकी इज्जत नहीं लूटी है, जिसने गलत किया है ना उसकी इज्जत खराब हुई है, बच्चे की कोई गलती नहीं है। इज्जत उसकी खराब हुई है जो कि उसका एक्यूज्ड है, विक्टिम उसकी कोई गलती नहीं है। तो ये सब चीजें हैं जहाँ पर वो आत्मबोध करते हैं कि हमसे गलती हो गई है, या हमारे साथ में कुछ गलत हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है, इसलिए जो है हम इसकी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, समाज में हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए हम रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। नहीं, कभी भी जिसकी साथ कोई घटना हो रही है उसकी इज्जत खराब नहीं होगी, तो इसलिए रिपोर्टिंग करना चाहिए। जागरूकता की कमी, कानून की समझ, साथ में समाज का दबाव, ये 3-4 मुख्य कारण हैं कि इसकी रिपोर्टिंग नहीं हो पाती। इसमें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस अनरिपोर्टेड रह जाते हैं। जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, क्यों और कैसे बाकी सारे क्रिमिनल लॉ से डिफरेंट है इन इंडिया? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए क्या होता है,
कभी भी किसी भी कानून में जो संरक्षण है ना, हाँ वो विक्टिम को दिया जाता है, हाँ यानी जिसके साथ घटना हो रही है उसको संरक्षण दिया जाता है। लेकिन ये मात्र ऐसा कानून है जेजे एक्ट या पॉक्सो एक्ट भी अगर उसमें अपन इंक्लूड करते हैं, जी वैसे मैं बेसिकली जेजे एक्ट की बात करूंगा कि जिसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। हाँ एक पार्ट वो है जहां पर बच्चा देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाला है, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। दूसरा पार्ट उसमें आ जाता है कि बच्चे ने कोई ऐसा काम कर दिया है जो किसी अपराध में होता है, हाँ उसको भी संरक्षण प्रदान करने का काम ये कानून करता है। अच्छा इसलिए बेसिकली ये कानून जो है ये अन्य कानून से अलग है, दूसरे कानून से अलग है, क्योंकि इसमें जिस बच्चे से कोई ऐसा काम हो गया है जिसको अपराध की श्रेणी में रखा गया है, दूसरा जिस बच्चे के साथ में कोई घटना घटित हो रही है, अपराध हो रहा है या अपराध नहीं भी हो रहा है, उसको किसी भी प्रकार की जरूरत है उस बच्चे को कवर अप करते हुए ये कानून है जिसको हम जेजे एक्ट कहते हैं, किशोर। क्योंकि इसके देखिए कानून के नाम में ही जुड़ा हुआ है बालकों की देखरेख और संरक्षण। हाँ यहाँ कहीं पर भी उसको बच्चे को सजा देने का प्रावधान इस कानून में है ही नहीं, सजा का कोई प्रावधान नहीं है। हाँ। इसमें ये प्रावधान किया गया कि हर बच्चे को रिहेबिलिटेशन, रिपेट्रिएशन हाँ। और रेस्टोरेशन उस बच्चे का हो सके। हाँ ये इस कानून में मेन प्रावधान जिसको है। हम स्पेशल होम्स कहते हैं। देखिए स्पेशल होम्स अलग चीज है। हाँ यहाँ पर जो बच्चे कानून के विरुद्ध काम करते हैं हाँ। उनके लिए एक होम होता है जिसको स्पेशल होम कहा जाता है। यानी अगर कन्विक्शन हो गया, हाँ कन्विक्शन हो गया यानी उसके ऊपर आरोप लगा था कि उसने कोई अपराध किया हाँ। है और जब वो किशोर न्याय बोर्ड में प्रस्तुत हुआ वहां पर ये साबित हो गया कि हाँ इस बच्चे से वो गलती हो गई थी, तब उस बच्चे के लिए एक व्यवस्था है जिसको हम स्पेशल होम बोलते हैं। पहले लोग उसको सुधार नहीं कहते थे, हाँ। लेकिन उस स्पेशल होम का कॉन्सेप्ट भी यही है, उस बच्चे का उपचार करना, उस बच्चे को सुधारना। हाँ उस बच्चे को यानी मुख्य धारा में लाना, हाँ ये मेन उसका उद्देश्य है। ऐसे अलग अलग होम्स हाँ, होते हाँ, हैं हाँ। इसके अंतर्गत। जी पेरेंट्स और टीचर्स क्या इस पॉक्सो या फिर जेजे एक्ट के लिए अवेयर हैं, उनको मालूम है ये सारी चीज़ें क्या है? बिल्कुल। छत्तीसगढ़ सरकार या भारत सरकार अगर हम कहें तो शिक्षा विभाग इसका एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। लगातार ट्रेनिंग्स, जागरूकता कार्यक्रम इनके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग और स्वयं खुद भी शिक्षा विभाग जो है हाँ। लगातार ऐसे टीचर्स के लिए अलग अलग सेमिनार, उनके लिए ट्रेनिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जहां पर उनको पॉक्सो एक्ट है, जेजे एक्ट है, इसके जो प्रावधान हैं स्कूल में सेफ गार्डिंग कैसे होगी बच्चे की। हाँ। देखिए सेफ गार्डिंग अलग चीज है, प्रोटेक्शन अलग चीज है। Protection तो सेफ गार्डिंग बच्चे की कैसे हो सके हाँ। इसके लिए लगातार प्रशिक्षण दिया जाता है। हम्म। विभिन्न स्कूल जो है अब न केवल टीचर्स के लिए बल्कि पेरेंट्स के लिए भी ऐसे सेशंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जहां जो बच्चे के माता पिता हैं घर में उनको बच्चों के साथ में उनकी पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए, गुड पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए, आपको क्वालिटेटिव टाइम जो है बच्चे के साथ किस प्रकार से स्पेंड करना चाहिए, आपको बच्चे को किस प्रकार का स्पेस देना चाहिए कि वो बच्चा जो है वो आपके सामने अपनी बातों को रख सके। ये सबका प्रशिक्षण लगातार उनको सेमिनार के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से ये दिया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ अब जो है वो अवेयरनेस हो रही है। हाँ ठीक है, कमी है, हाँ। उसको और बृहद स्तर पर करने की जरूरत है, बड़े स्तर पर करने की जरूरत है, ताकि वो जो चीज है ये केवल शहरी क्षेत्र में नहीं, हाँ रिमोट लोकेशन के जो गांव हैं हाँ वहां तक ये बात, वहां के पेरेंट्स तक, वहां के टीचर्स तक, वहां की कम्युनिटी तक ये पहुंच सके, ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, लाइक ये आपकी बाउंड्रीज हैं या आपकी लिमिटेशंस हैं? बहुत बड़ी प्रश्न है आपका कि कोई पेरेंट अपने घर में बच्चों को क्या चीजें सिखाए हाँ। कि वो अपने आप को सुरक्षित रख सके। सुरक्षित रख सकते देखिए इस प्रश्न के कई प्रकार के उत्तर हो हाँ। सकते हैं। सबसे पहली चीज मैंने जैसे कहा कि हमको एक गुड लिसनर बनना होगा पेरेंट्स को गुड लिसनर बनना होगा, उनको सुनना होगा बच्चों की बात को, और केवल सुनना नहीं होगा, उसके पीछे की क्या बातें हैं वो निकल के बच्चे जो बता रहे हैं उसको समझना भी होगा। हाँ। एक उदाहरण बताता हूँ कि एक बच्चा जो दिन भर स्कूल के लिए निकलता है, हाँ। वो घर आने के बाद अपनी दिन भर की एक्टिविटी घर में अपने माँ बाप को बताता है, हाँ। ठीक है।
वो बताता है कि मम्मी मैं आज स्कूल के लिए ऑटो में गई, ऑटो वाले अंकल ने आज हमको यहाँ पर पीछे बैठाला, उन्होंने मेरे बैग को निकाला, पीछे टांगा, हाँ। उसके बाद उन्होंने मुझे पकड़ के गाड़ी में बैठाला, हाँ। और उसके बाद हम स्कूल चले गए। जैसे ही हम स्कूल में गए तो स्कूल में टीचर ने हमको खेलने के लिए बोला। खेलते समय वो टीचर मेरे पीछे कोठे में मारे और बोले कि जा बेटा जल्दी दौड़ के जा। वहाँ से मैं आ गया, फिर ऑटो वाले अंकल ने मेरे को चॉकलेट खिलाई। चॉकलेट खिलाने के बाद गाल में किस्सी करी, उसके बाद फिर हमको घर में ला करके छोड़ दिया। ये बात पता है पेरेंट्स? बिल्कुल ना होगा, बिल्कुल ना होगा कोई पेरेंट्स। हाँ। पर ये समझिए कि वो ऑटो वाले अंकल ने उस बच्ची को किसी क्यों किया, हाँ। या वो उसको चॉकलेट क्यों दे रहा है, हाँ। ठीक है, या वो गेम्स वाले टीचर ने बच्चे की बैक पे हाथ क्यों मारा, ये समझना पड़ेगा पेरेंट्स को समझना पड़ेगा। और बच्चे के साथ में वो स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा कि बच्चा आपको अपनी दिन भर की एक्टिविटी ऐसे ही बताए। अब वो बच्चे को अगर मान लीजिए टीचर या ऑटो वाले अंकल चॉकलेट दे रहे हैं या उसको किस्सी कर रहे हैं, तो आप बच्चे उसको क्यों ऐसे करने दिए? आप इस प्रकार का व्यवहार बच्चे से नहीं कर सकते। आपको बच्चे से उस बात को समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। सुनने के बाद उस पर आपको किस तरीके का रिएक्शन देना है कि नहीं बेटा अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप उसको नो बोलिए। थ्योरी है नो गो टेल, ये थ्योरी होती है। नो गो टेल, नो मतलब आपको पहले उसका विरोध करना चाहिए, है ना। नो आप बिल्कुल उसको बोलिए। अगर कहीं ऐसी सिचुएशन है जहां आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो बिल्कुल लाउडली आप उस चीज को चिल्लाइए, नहीं नो नो गो, यानी उस जगह से हटना है, आपको भागना है। अब वो गेम्स वाला टीचर अगर आपको आते हुए बैट में मारता है, आप उससे दूर से भागिए, उनके पास मत जाइए, ठीक है। टेल मतलब बताइए, आपके साथ जो भी घटना हो रही है किसी भी प्रकार की, चाहे छोटी हो बड़ी हो, आपको उसको बताना पड़ेगा। और दूसरा चीज कि केवल बच्चा बता दिया ठीक नहीं है, मैं आपको बोला ना कि पेरेंट्स को गुड लिसनर बनना पड़ेगा। आपको उसकी बातों को सुनना पड़ेगा। ऐसा है कि प्राय हम मोबाइल पे लगे रहते हैं, मोबाइल पे हम रील स्क्रॉल कर रहे हैं और बच्चा उस दौरान हमको बहुत सारी बातें बता रहा है, ध्यान नहीं दे रहे, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे ना। जब आपको बच्चा बता रहा है आपको उसको सुनना चाहिए, और आप बच्चे के सामने जैसा बिहेव करेंगे आपका बच्चा वहां से वैसा ही सीखेगा। अगर मैं अपने बच्चे के सामने दिन भर मोबाइल लेके बैठा हूँ तो मेरा बच्चा भी मोबाइल मांगेगा। मैं दिन भर टीवी देख रहा हूँ तो मेरा बच्चा भी टीवी देखेगा। अगर मैं उसके सामने बुक्स निकाल के पढ़ना शुरू करता हूँ तो नो डाउट वो बच्चा भी आपका पढ़ने की तरफ सीखेगा। फॉर श्योर। पिताजी क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, प्रोफेशनली खेल रहे हैं, तो आज उनके सबके बच्चे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। वीरेंद्र सहवाग जी को उदाहरण लीजिए, उनके दो बच्चे दोनों बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। सचिन तेंदुलकर जी के बच्चे को देख लीजिए, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वो जो भी बच्चे हैं, क्योंकि क्या होती है हर एज में उनका सिचुएशन अलग होती है, तो गुड पेरेंटिंग जो है एक घर में बहुत बेहद आवश्यक है। गुड पेरेंटिंग आप ठीक है, काम धाम के सिलसिले में हम बच्चों को बहुत कम समय दे पाते हैं, क्वांटिटिव टाइम नहीं दे पाते, क्वालिटेटिव टाइम देना चाहिए। जितना समय देता है बेहद अच्छे से, बेहद नम्रता के साथ, बेहद प्यार से एक स्पेस दीजिए बच्चों को अपनी बातें रखने का, और उनकी बातों को सुनना बेहद जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। वो नो फर्स्ट, नो गो टेल, ये याद रखना बच्चों को सिखाना चाहिए। सर क्या सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का पॉक्सो या फिर जेजे एक्ट के बारे में, या फिर इस टाइप्स की जो भी लॉ है उनके बारे में? देखिए मैं पॉक्सो एक्ट की बात करूं क्योंकि ऑफेंसेस जो है वो बच्चों के साथ में होते हैं। जी मिसकंसेप्शन या परसेप्शन, इसकी अगर अपन बात करें कि पहले से वो क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, अगर सबसे पहला चीज है कि पॉक्सो की घटनाएं किसके साथ होती हैं? बच्चों के साथ। बच्चों के साथ आमतौर पर किस जेंडर के साथ? गर्ल्स के साथ। ये पहला मिसपरसेप्शन। अच्छा, कि आमतौर पर ये घटना लड़कियों के साथ होती है। क्योंकि अगर हम एनसीआरबी की रिपोर्ट ही देखते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट देखते हैं, तो ऐसे घटना की रिपोर्टिंग जो है लगभग 47% लड़कियों के साथ घटना की रिपोर्टिंग हुई है, जबकि लगभग 53% जो है वो लड़कों के साथ ऐसी घटना की रिपोर्टिंग हुई है। व्हाट? जी, लड़कों का रेशियो ज्यादा है लड़कियों से। ठीक है, तो ये रिपोर्टिंग की बहुत सारे केसेस की रिपोर्टिंग की। तो एक इन्हें कहा जाए तो गलत धारणा है। दूसरी धारणा, गलत धारणा ये है कि आमतौर पर लड़कियों के साथ होता है, आमतौर पर छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों के साथ होता है। लड़कियां अगर ज्यादा शरीर को एक्सपोज कर रही है तो उनके साथ वैसे करने होगा, ये भी गलत सोच है। ऐसी कोई बात नहीं।
इसके अलावा बहुत गलत सोच ये है कि पढ़े लिखे लोगों के परिवार में ये घटना नहीं होती। पढ़े लिखे लोगों के परिवार में नहीं घटना होती है। एक बहुत गलत सोच ये है कि आसानी से हम पता लगा सकते हैं कि किसी बच्चे के साथ में सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है। बहुत मुश्किल होता है किसी बच्चे से पता लगा पाना कि उसके साथ में उसका कोई सेक्सुअल एब्यूज हुआ है। बहुत मुश्किल होता है पता लगाना। तो बच्चे के दिमाग को पढ़ना बहुत मुश्किल। ये एक जो परसेप्शन है, मिसकंसेप्शन है, ये फैला हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं कि अगर हम बात करें कि कोई बच्चा जो है वो उसके साथ में घटना घटित हुई है तो उसको खुद ही आके हमसे बता देगा, या वो लड़कियों के साथ में ही हुई है, लड़के इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रह पा रहे हैं, या किसी भी प्रकार से जो घटना घटित होती है वो सामान्य तौर पर उसको सजा हो जाती है। ठीक है, या सबूत बहुत आसानी से मिल सकते हैं। ये सब चीज़ ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत मुश्किल होता है पता लगाना, बहुत मुश्किल होता है इसके सबूत इकट्ठा कर पाना, बहुत मुश्किल होता है। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। एंड जैसा हमने बात की कि पेरेंट्स को क्या कोई बच्चों को बाउंड्रीज सिखानी चाहिए, हाँ, उसमें कौन से ऐसे सिग्नल्स हैं, कौन से ऐसे साइंस हैं जो पेरेंट्स को या टीचर्स को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए अबाउट सेक्सुअल एब्यूज विद चिल्ड्रंस। देखिए, बाउंड्रीज हम सिखाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। हम लड़कियों को बताते हैं कि बेटा 7 बजे के बाद मत जाओ, ज़्यादा जाके बाहर मत रहो। हाँ, ठीक है। हम लड़कियों को बताते हैं बेटा कपड़े ज़्यादा छोटे या नहीं बड़े टाइप के करना, कपड़े नहीं मत करना। पहनो। हम लड़कों को क्यों नहीं सिखाते कि बेटा अपना नजरिया अच्छा रखो। हाँ, हम बच्चों को क्यों नहीं बोलते बेटा 7 बजे के बाद तुम भी घर आ जाओ। हाँ, ठीक है। या हम बच्चों को, अपने लड़कों को क्यों ये नहीं सिखाते कि बेटा जो सामने वाला जैसा भी कपड़ा पहन रहा है आपकी नजरिया अच्छा होना चाहिए। ये हम लड़कों को नहीं सिखाते। सोसाइटी नहीं, सोसाइटी नहीं सिखाती। ये थोड़ा सा गलती है। हाँ, दूसरा आपका प्रश्न ये है कि ऐसे कौन से साइंस और सिम्टम्स हैं हाँ, जो हम समझ सकते हैं कि किसी बच्चे के साथ कोई ऑफेंस ऑफेंस हुआ हुआ है। है। देखिए, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, हाँ, शरीर के पार्ट, उसमें कोई चोट का निशान हो सकता है। अच्छा, बच्चे को उठने बैठने चलने में कोई दिक्कत हो सकती है। बच्चा बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर सकता है। एक बच्चा जब कहीं से भी घर आता है, एक जूता इधर, एक जूता इधर, अपने कपड़े इधर फेंक रहा है, इधर फेंक रहा है, बढ़िया चहक रहे हैं। ये नॉर्मल बच्चे के हाँ, लेकिन वही बच्चा जो पहले इस तरीके का था, अचानक उसके बिहेवियर में चेंज हो गया है। हाँ, वो बच्चा आता है, अपने जूते बढ़िया एकदम सलीके से उतार रहा है, हाँ, वो चुपचाप अपने कमरे में जा रहा है, कपड़े रख रहा है, ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहा है, अपनी पढ़ाई लिखाई में लग जा रहा है। ये बिहेवियर चेंज क्यों हुआ बच्चे में अचानक? दैट इज रिग्रेसिव बिहेवियर। तो अचानक से क्यों? छोटे बच्चे 3, 4, 5 साल के बच्चे बिस्तर में सुसु करते हैं, नॉर्मल बात। 12 साल, 13 साल, 14 साल का बच्चा बिस्तर में सुसु कर रहा है, होता है ये। तो क्यों कर रहा है? हाँ, क्या वो किसी चीज़ से डर रहा है? क्योंकि अगर आप उसको डॉक्टर के पास भी लेके जाएंगे, सबसे पहले डॉक्टर आपसे यही कहेंगे कि इस बच्चे से बात कीजिए, किस चीज़ से डर रहा है, अच्छा, वो डर क्यों रहा है। हाँ, बच्चा जो है, दूसरा चीज़ कि बच्चे का स्कूल में अटेंडेंस कम हो रहा है। हाँ, बच्चा हो सकता है स्कूल जाना नहीं चाह रहा है, कुछ हुआ करके। तो भी था। मैंने जैसे आपको वाले का अंकल का उदाहरण हाँ, दिया था, हाँ, हाँ, उन्होंने ग्रूमिंग कर ली, पहले चॉकलेट खिलाया, हाँ, चॉकलेट खिलाने के बाद पहले तो किस किया था, हो सकता है बाद में उन्होंने कुछ गलत हरकत किया, तो वो बच्चा जो है वो बता ना पाया। बता ना पाया। दूसरा, अचानक किसी व्यक्ति को वो पसंद करना बंद कर दिया। हाँ, ना मुझे उस ऑटो वाले अंकल के साथ में स्कूल नहीं आना है। हाँ, अभी तक तो जा रहा था, अच्छा, क्या हुआ? हाँ, बच्चा बता नहीं रहा है, लेकिन नहीं, मुझे उनके साथ नहीं जाना है, अच्छा नहीं लगता। ये भी नहीं। बच्चा को कोई गिफ्ट दे रहा है, बहुत ज़्यादा बच्चे को बहुत सारे गिफ्ट मिल रहे हैं। अगर वो गिफ्ट कोई बार बार दे रहा है, लगातार गिफ्ट दे रहा है, और हम और आप सोच रहे हैं कि नहीं यार, इनसे तो मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, घरेलू संबंध है, ये तो हमारे बच्चे को गिफ्ट दे सकते हैं। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? दुनिया में कोई भी व्यक्ति ना किसी को भी बिना स्वार्थ के कुछ नहीं देता, ये याद रखने वाली बात है। हाँ, भगवान के सामने 111 रुपये भी चढ़ाते हैं ना,
तो मांग लेते हैं कुछ। है तो हमको कुछ चाहिए तब हम चढ़ाते हैं, तो हाँ, ऐसा हाँ। नहीं चढ़ाएंगे। तो ये जो है ये स्वार्थ है, हाँ, बिना स्वार्थ के कोई किसी को गिफ्ट कुछ नहीं देता। इसके अलावा सिम्टम्स तो बहुत सारे हैं, अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो बताएंगे बच्चा उदास हो जाएगा, पढ़ाई में ध्यान नहीं देगा, अकेलापन महसूस करेगा, हाँ। ये सब नेगेटिव सिम्टम्स हैं। कुछ ये जनरली फेस किए जाते हैं, ये देखे कुछ जाते हैं। सिम्टम्स ऐसे भी होते हैं जिसके तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता। अच्छा, वो सिम्टम्स मैं बता, हो सकता है बच्चे को सेक्सुअल अब्यूज जो है वो बहुत अच्छा लगा, हाँ, वो अपने पर बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दे, खूब अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दे, कुछ महंगे महंगे परफ्यूम्स लगाना शुरू कर दे, खूब अच्छी अच्छी लिपस्टिक्स लगाना शुरू कर दे, नए बढ़िया मुझे भड़कीले कपड़े चाहिए, क्योंकि वो जो सेक्सुअल अब्यूज है वो हमारी नजर में अब्यूज है, क्योंकि वो बच्चा जो है वो 18 से कम का है। हाँ, उसकी नजर में वो प्यार हो सकता है, मोहब्बत हो सकती है, इश्क हो सकता है। हाँ, वो जो सेक्सुअल अब्यूज हम जिसको बोल रहे हैं उसके लिए वो प्लेजर का माध्यम हो सकता है, क्योंकि टीन एज में अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण एकदम नॉर्मल बात है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो ये चेंजेस भी हो सकते हैं, अगर बच्चे में ऐसे चेंजेस दिख रहे हैं तो भी उस बच्चे से बात करना बहुत जरूरी है कि क्या बात है बेटा, आप कौन सी ऐसी कंडीशन में हो जो आप इस तरीके की चीजें कर रहे हो। यही है रिग्रेसिव बिहेवियर चेंज, यही है बिहेवियर चेंज। तो ये बिहेवियर चेंज बच्चे में आया क्यों अचानक? आपने देखे हैं ऐसे केसेस? बिल्कुल देखे हैं, हमने हैंडल किए हैं ऐसे केसेस, हमने गिफ्ट वाले हैंडल किए हैं केसेस, जहां पर एक 14 साल के बच्चे का एक 58 साल के अंकल लड़के का 58 साल के अंकल जो है पिछले 4 साल से उसका सेक्सुअल अब्यूज कर रहे थे। हमने हैंडल किया ऐसा केस, हमने एफआईआर करवाया ऐसे केसेस। हमने हैंडल किया है केस कि एक 6 साल के बच्चे के साथ में एक 68 ईयर के बुजुर्ग जो है उन्होंने उसके साथ में सेक्सुअल अब्यूज किया था लड़के के साथ। हमने केस हैंडल किया है कि एक वकील बाप अपनी 11 साल की बच्ची के साथ में रेप किया है। हमने हैंडल किया है केस कि एक 4 साल की बच्ची के साथ में एक उसके पिताजी जो किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं उन्होंने उसके साथ में सेक्सुअल अब्यूज किया है। हमने देखा है केस कि 6 महीने की बच्ची के साथ में सेक्सुअल अब्यूज हुआ। इस हद तक लोग चले जाते हैं। हमने देखे हैं ऐसे केस, ये केस कहीं और के नहीं, हमारे आसपास के केस, आसपास के केस हमने देखे हैं केस स्कूल में टीचर प्रिंसिपल इनके द्वारा। हमने एक केस देखा है जहां स्कूल बस का कंडक्टर एक 4th क्लास की बच्ची का रेप कर देता है। हैंडल किए देखे हैं हमने रेस्क्यू किए हैं ऐसे बच्चों को। हमने रेस्क्यू किया ऐसे बच्चों को जहां पर 2 बच्चियों के साथ घर में बंद करके पिछले कई दिनों से उनका बलात्कार किया जा रहा था। हुआ है ऐसे, आपने हैंडल किया है। हमने हैंडल किया। और एक बहुत बड़ी चीज बता दूं कि आजकल एलोपमेंट के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। एलोपमेंट यानी प्यार मोहब्बत हुआ, लड़का लड़की भाग गए। अच्छा, केस होते हैं। हाँ, आप भी जानते हैं, आप भी देख रहे हैं सोसाइटी में, आप भी बहुत सारे केसेस ऐसे देख रहे हैं। तो ऐसे केसेस में भी वो जो बच्चे बच्ची वहां भाग जा रहे हैं वो माइनर है। हाँ, लड़का माइनर है या लड़की माइनर है? कोई भी एक माइनर है। कोई भी एक माइनर हाँ। है। माइनर है ना, पॉक्सो एक्ट का मामला है। हाँ, तो ये भाग जाते हैं, बाहर जाकर के क्या शादी करना चाह रहे हैं। तो आपको ये भी बता दूं कि माइनर की शादी तो वैसे भी मान्य नहीं होती। दूसरा चीज, सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2024 में एक बहुत अच्छा केस में वर्डिक्ट किया था। उन्होंने कहा कि किसी भी बच्ची का बाल विवाह होने देना, हाँ, मतलब एक रेप करने की परमिशन दे देना। हाँ, बहुत अच्छा स्टेटमेंट था ये, है ना? बहुत अच्छा स्टेटमेंट। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून में पहले से है। हाँ, अब बीएनएस की धारा 63 हाँ, या पहले हम आईपीसी को देख लीजिए आप, जहां पर बलात्कार की परिभाषा दी गई है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो महिला के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है, भले ही वो उसकी पत्नी क्यों ना हो, हाँ, लेकिन उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो बलात्कार की श्रेणी में आएगा। हाँ, ठीक है, भले ही वो उसकी वाइफ क्यों ना हो, हाँ, लेकिन उसकी एज 18 से कम है, मतलब वो कौन सी श्रेणी में आएगा? रेप की श्रेणी में आएगा। तो ये बलात्कार है। तो बाल विवाह भी तो बलात्कार है। हुआ। ये बहुत बड़ी चीज है। तो सामान्य बात नहीं है, पॉक्सो एक्ट भी इस बात को बोल रहा है, हाँ, जेजे के तहत भी कवर हो रहा है। हाँ, इसके अलावा बीएनएस भी इस बात को बोल रहा है, हाँ, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में इस चीज को लिखा हुआ है कि हाँ ये बलात्कार की श्रेणी में है। हाँ, तो बात तो गंभीर है।
हाँ, जैसे आपने अभी इतने सारे केसेस बताए और हम सब जानते हैं हिंदुस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा केस था दिल्ली गैंग रेप केस 2012 निर्भया केस। उसमें जो एक एक्यूज था वो 17 ईयर्स का था, उसको स्पेशल होम में भेजा गया, उसे सुधारने के लिए भेजा गया, बल्कि उसको वो पनिशमेंट नहीं हुई जो एडल्ट्स को हुई। एडल्ट्स को तो कुछ सालों के बाद फांसी हो गई, लेकिन उसको वो पनिशमेंट नहीं हुई। क्यों? वो तो 17 साल का था, कुछ समय में 18 का होने वाला था। बिल्कुल। देखिए क्या है कि जब वो घटना हुई थी जी। तब हमारे पास जेजे जो था किशोर न्यायालय वो सन 2000 से चलता था हमारे पास, जी। है ना। उसके बाद ही इस घटना के बाद बहुत बड़ी मांग थी कि क्यों ना ऐसे बच्चों को और ऐसे केसेस में जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हैं, हाँ। ऐसे केसेस में इनको इनका जो ट्रायल है या इनके जो केस की जो इन्वेस्टिगेशन है या जांच है वो एज अ एडल्ट चलाई जाए। हाँ। उसके बाद हमारे जेजे एक्ट में 2015 में अमूलचूल परिवर्तन हुआ, हाँ। यानी उसमें पूरा अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट के बाद एक सेक्शन जोड़ेगी, सेक्शन 15 जी। जिसको बोला गया प्रारंभिक निर्धारण। हाँ। ठीक है, इसमें किसी भी घटना के दौरान अगर वो जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, हीनियस ऑफेंस की श्रेणी में आता है, तो हीनियस ऑफेंस करने वाले व्यक्ति का जो बच्चा है, लड़का है, जो कि 16 साल से अधिक है, ठीक है, 16 और 18 के बीच, 16 साल से अधिक है, और अगर वो कोई हीनियस ऑफेंस कर देता है तो उसका एक टेस्ट किया जाए। अच्छा। ठीक है, जिसको प्रारंभिक निर्धारण कहते हैं। इस टेस्ट में ये देखा जाए कि जिस समय घटना हो रही थी उस समय उसकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति कैसी थी। कैसे मतलब? क्या वो एक एडल्ट के जैसे सोच सकता है? हाँ। क्या उसके शरीर की स्थिति एक एडल्ट के जैसी है? ठीक है, घटना करने की परिस्थितियां क्या थी, कि कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने थे जिस दौरान ये घटना घटित हुई। हाँ। क्या जो घटना हो चुकी है हाँ। उस घटना के वो परिणाम को समझ सकता था कि मैं किसी को चाकू मार रहा हूँ तो उससे इसकी मृत्यु हो सकती है, मर सकता है, उसकी डेथ हो सकती है, और अगर उसकी डेथ होती है तो मेरे ऊपर हत्या का इल्जाम लग सकता है। क्या वो परिणाम को समझ सकता है? अगर वो ये परिणाम को समझ सकता था, ये पूरी कंडीशंस ओके हो जाती हैं, तो जो जेजे बोर्ड होता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, वो बोर्ड जो है उसका एक असेसमेंट करता है। उस असेसमेंट के हिसाब से सेक्शन 15 के आधार पर उसका एक रिजल्ट तैयार करते हैं, एक ऑर्डर तैयार करते हैं। अगर ये सब रिजल्ट ओके होते हैं तो वो इस केस को उठा करके एक चिल्ड्रंस कोर्ट होता है, बाल न्यायालय जिसको कहा जाता है, उस बाल न्यायालय में भेज देते हैं। बाल न्यायालय में एक एडीजे साहब होते हैं, वो इस केस को हैंडल करते हैं, और वहां पर उसको वो तमाम सजा दी जा सकती है उस लड़के को जो कि जो अपना एक्यूज है उसको, कि वो तमाम सजा दी जा सकती है जो किसी एडल्ट को। केवल उम्र कैद और फांसी की सजा नहीं दी जा सकती, बाकी कुछ भी। बिल्कुल। लेकिन वहां पर भी ये देखा जा सकता है कि उसे सुधरने का मौका दिया जाए उस बच्चे को। तो जो आप निर्भया कांड की बात कर रहे हैं, उस समय हमारे पास एक प्रावधान नहीं था। उस प्रावधान के तहत हमारे पास जो किशोर न्याय बोर्ड होती है वो किसी भी ऑफेंस में केवल 3 साल तक की सजा दे सकती है। सजा मैं अभी शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, वो सजा नहीं होती है, वो उनका ट्रीटमेंट होता है। जो आपने पहले कहा था ना स्पेशल होम, तो वो स्पेशल होम्स में रखने की व्यवस्था होती है केवल 3 साल तक। तो उस समय कानून में यही प्रावधान था, इसलिए उस समय के जो बोर्ड थे, किशोर न्याय बोर्ड थे, जेजे बोर्ड थे, उन्होंने उस प्रावधान को उपयोग किया। आज की डेट में अगर वैसे भगवान ना करे वैसा कुछ घटना होता, वैसा कोई बात होती, तो शायद वो प्रिलिमिनरी असेसमेंट में जाता, प्रारंभिक निर्धारण में जाता, और उसको हो सकता है एज अ एडल्ट उसका केस का ट्रायल चलता। तो उस समय सजा मिल सकती है। उस समय का जो कानूनी प्रावधान था वो बिल्कुल सही था। दूसरी चीज आपने बहुत बढ़िया बात की थी कि भाई ऐसी क्या स्थितियां रही होंगी कि वो लड़के ने ऐसा ऑफेंस किया था उस लड़के को। कि मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि कोई लड़का, क्योंकि सबसे ब्रूटल तरीके से हरकत उसी ने की, उस लड़के की स्थिति उस समय क्या रही होगी जब उसने उस घटना को घटित किया। कोई भी बच्चा शुरू से सीसीएल नहीं होता। सीसीएल मतलब चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, या आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं होता। उसका कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है। उस बच्चे का बैकग्राउंड क्या रहा होगा, ये सोचने का प्रयास। तो ये सोचने का प्रयास दिल्ली के बहुत सारे काउंसलर्स ने, सबने किया था। उसमें कुछ घटना निकल के आई थी कि उस बच्चे का जो उस्ताद था उसके साथ वो भी गलत हरकतें करता था। तो उसके दिमाग में वो जो उस लड़की के साथ में वो जो निर्भया थी उसके साथ में वो अपने उस्ताद से बदला लेने के हिसाब से वो कृत्य कर रहा था। तो
एक घटना आपने बीच में सुनी होगी कि कोई व्यक्ति जो है अपनी गर्लफ्रेंड के 32 टुकड़े करके हाँ। फ्रिज में रखता है। बहुत तो एक बात बताइए कि उस आदमी के दिमाग में क्या चलता रहा होगा जब उसने उसके 32 टुकड़े किए। बात सही है। जी तो कहीं ना कहीं हर कोई भी जो प्रतिक्रिया आ रही है या अपराध हो रहे हैं उसका कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है। हाँ, कुछ पुराना पास्ट में उसके साथ हुआ कुछ ना होगा। कुछ होता है बैकग्राउंड। हाँ। तो उस बैकग्राउंड का ही एक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हाँ। बोलते हैं ना। हाँ। तो वो सब चीजें होती हैं। अब बहुत गलत हुआ था निर्भया कांड। हाँ। ठीक है, उस लड़के ने किया था, उसको उस समय के कानून के हिसाब से जो मिल रहा था वो मिल गया मैक्सिमम। आज के समय में हमारे पास कानून में प्रावधान है कि हाँ। उसको एज अ एडल्ट ट्रीट किया जाए। हाँ, कोई माइनर कोई भी क्राइम कमिट करता है, कोई भी बड़ा क्राइम लाइक मर्डर, रेप, कुछ भी, सो अकॉर्डिंग टू जेजे एक्ट, पॉक्सो एक्ट, उसको क्या सजा या फिर किस तरीके से उसको ट्रीट किया जाएगा एज एन एडल्ट और एज एन स्ट्रिक्टली माइनर। अभी मैंने जो आपको पूरी बातें बताई, हाँ। सेक्शन 15 जो है वो इसी हाँ। चीज को बता रहा है जेजे एक्ट का कि कोई भी माइनर अगर ऐसा कोई अपराध कर रहा है जो कि हीनियस हाँ। लेवल का है तो उस लड़के की गिरफ्तारी, यानी जिसको नॉर्मली गिरफ्तारी किया जाता है, हम एप्रीहेंशन बोलते हैं, हाँ। उस बच्चे को पकड़ा जाएगा। हाँ। उस बच्चे के खिलाफ जो है पुलिस अपनी जांच करेगी, उसके बाद उसका जो चालान होता है वो हाँ। पुट अप करेगी किशोर न्याय बोर्ड में। जी। किशोर न्याय बोर्ड में आने के बाद उस किशोर न्याय बोर्ड उसकी जांच करती है। पुलिस एक एसबीआर बनाती है, हाँ। सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट बोलते हैं। उस एसबीआर का के बदले महिला बाल विकास विभाग या जो जेजे बोर्ड होता है वो एसआईआर तैयार करवाता है, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। इन सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और इसके हिसाब से फिर एक, क्योंकि ये बोर्ड होता है, हाँ। यहाँ पर प्रकरण की जांच चलती है अच्छा। ना? बाकी बोर्ड में ट्रायल चलता है, हाँ। यहाँ पर जांच चलती है। जांच जांच चलती है, इस दौरान उस बच्चे का जो है वो प्रारंभिक निर्धारण सेक्शन 15 का करवाया जाएगा। हाँ। अब मैंने वही बताया ना कि कंडीशन क्या थी, हाँ। ऑफेंस की कंडीशन क्या थी, हाँ। उसको देखते हुए उस केस को या तो बाल न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया जाएगा या किशोर न्याय बोर्ड खुद चलाएगी। अगर किशोर न्याय बोर्ड खुद चलाती है तो उसमें या तो उस बच्चे को अगर जो ऑफेंस है हाँ। उसमें लगता है कि नहीं यार ग्रीवियस हाँ। जो था वो बहुत एग्रीवेटेड टाइप का ऑफेंस है, तो उसको जो है वो 3 साल मैक्सिमम तक के लिए वो स्पेशल होम में रख सकते हैं, हाँ। जहां उस बच्चे का ट्रीटमेंट होगा। ठीक हाँ। है। या फिर उस बच्चे को कोई कम्युनिटी सर्विस दी जा सकती है। हाँ। कम्युनिटी सर्विस दी जा सकती है मतलब हो सकता है कि उसको बोला जाए कि भैया एक वृद्धाश्रम है, यहाँ जाइए आप लोगों की सेवा कीजिए, हाँ। या ट्रैफिक पुलिस है इसके साथ ये कम्युनिटी। हाँ। ये सब जो डिपेंड करता है उस जेजे बोर्ड के ऊपर कि वो उसको किस प्रकार से ट्रीट करेगी बच्चे। हाँ। ठीक है। अगर ये केस जो है उठा करके बाल न्यायालय में भेज दिया गया है तो बाल न्यायालय भी चाहे तो उस केस को एज अ जेजे बोर्ड सुन सकती है, हाँ। या चाहे तो एज अ एडल्ट उसको ट्रीट कर सकती है। एडल्ट ट्रीट करेंगे तो वो जो वहाँ के एडीजे साहब हैं, हाँ। उनके विवेक पे निर्भर करेगा, इस केस के पूरे और जो एविडेंस है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि उस लड़के को कितनी सजा दी जा सके, या लड़की को जो भी है जो एक्यूज्ड है उसको कितनी सजा दी जा हाँ। सकती है। तो वो उनको मैक्सिमम सजा दे सकते हैं। हाँ। केवल जो है डेथ पनिशमेंट और लाइफ टाइम जो इम्प्रिजनमेंट का है, ये दोनों सजा नहीं दी जा उसके अलावा सकती। कुछ जिसको सेक्शन 21 में उसको बार्ड किया गया है तो हाँ। वो सजा नहीं दी जा सकती। बाकी वो उसको कितनी भी सजा दे सकते हैं। हाँ। तो उसके लिए जो प्लेस ऑफ सेफ्टी है या स्पेशल होम है वहां पर रखा जाता है। उसके बाद अगर उस बच्चे का समय ज्यादा बीत गया है, 21 साल 22 साल निकल गया है, तो उस बच्चे को जेल भी ट्रांसफर किया जा सकता है। बिल्कुल, ये सजा का प्रावधान हाँ। जैसे हमने बात की दिल्ली या फिर आपने भी कुछ केसेस बताया अपने, आपके लाइफ का अभी तक का सबसे ब्रूटल केस कौन सा रहा है? हमने कौन सा सबसे ब्रूटल केस हैंडल किया हो जिसमें हर हद को पार कर दिया हो किसी ने? केसेस तो बहुत हैं। हाँ। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा बुरा वो लगता है जब एक 14-15 साल की बच्ची के साथ में रेप होता है या प्यार मोहब्बत में फंसा करके उसके साथ, हम तो रेप ही कहते हैं, हाँ। रेप होता है, उसके बाद वो बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद उस बच्ची की डिलीवरी होती है। हाँ। और डिलीवरी होने के बाद वो जो बच्चा पैदा होता है उसको कोई झाड़ी में फेंक देता है, कोई नाली में फेंक देता है। तो हाँ। उस लड़की की क्या गलती थी और वो जो बच्चा अभी पैदा हो रहा है उसकी क्या गलती थी जो आप उसका जीवन ले रहे हैं? ऐसी एक घटना मुझे याद आती है। मैं उस समय चाइल्ड लाइन में काम करता था, ठंड का दिन था, रात को लगभग 2-2:30 बजे के आसपास हमारे पास फोन आता है कि एक जिले में एक जगह में एक छोटा सा बच्चा जो है नाली से रोने की आवाज आ रही है बच्चे। हाँ।
दिसंबर का महीना था, ठंड का कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। हाँ। और उस कंडीशन में जाकर के हमने जब वहाँ पर जाकर के देखा, भला वो एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दीदी का जिन्होंने उस बच्चे को नाली से निकाल लिया था। हाँ। रात को 2:30 बजे। रात को 2:30 बजे हम उस बच्चे को जाकर के तत्काल अपने हैंडओवर लिए। सबसे पहले चूंकि उस बच्चे को नाली में रखा गया था, हम हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में जो NICU वार्ड होता है बच्चों के लिए, उस वार्ड में उस बच्चे को एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद उस बच्चे के अंदर में जितनी भी गंदा पानी वगैरह सब चला गया था नाली का, उसको ट्रीटमेंट शुरू की गई। वो बच्चा काफ़ी देर तक सरवाइव कर रहा था। इस दौरान सुबह के 7-8 बज चुके थे। हम अपने घर आए, क्योंकि हम भी पूरे नाली के कीचड़ से लथपथ हो चुके थे। हम अपने घर में आते हैं, पहुंचते हैं, तुरंत डॉक्टर का फोन आता है कि ठाकुर साहब वो बच्चा नहीं है। वो एक केस मुझे आज भी झंझोड़ देता है। मैं पागल हो जाता हूँ उस केस के बारे में जब कभी भी सोचता हूँ कि उस बच्चे की क्या गलती। ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं। और कितने महीने का रहा होगा वो बच्चा? 2 घंटे पहले पैदा हुआ था, सिर्फ 2 घंटे का। ऊपर छत में उसकी डिलीवरी करवाई गई थी, छत में हाँ। डिलीवरी करवाई गई थी। और उसके बाद उस बच्चे को जाके नाली में फेंक दिया गया था। हम कहते हैं भैया क्यों बच्चे को नाली में फेंकते हो या झाड़ी में फेंकते हो? इसके लिए जितने प्रकार के हॉस्टल्स हैं, जितने प्रकार के चिल्ड्रन होम्स हैं, जितने प्रकार के हॉस्पिटल्स हैं, जितने प्रकार के सामुदायिक केंद्र हैं, वहाँ एक पालना लगा हुआ है, क्रेडल बेबी सेंटर। हाँ। आप ले जाकर के उस बच्चे को वहाँ छोड़ दीजिए। आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछने वाला है आप क्यों छोड़ के आ गए हैं। उस बच्चे को एक नया परिवार मिल जाएगा, उस बच्चे को जीवन मिल जाएगा। बच्चे को ये नाली में फेंकना या झाड़ी में फेंकना, प्लीज इसको बंद करें। ये बहुत बेकार चीज है। एक बच्चे की जान ले ली आपने, साथ में एक बच्ची का रेप किया आपने। जिस व्यक्ति ने भी किया होगा एक व्यक्ति, उसको तो जो भी सजा कानून देगा देगा, लेकिन ऐसे जो घटना है ना, ये आत्मा को कचोटते हैं। ऐसे बहुत से प्रकरण हैं, बहुत से केस आपने ऐसे हैंडल 6 महीने की बच्ची के साथ रेप हुआ है, इससे ज्यादा विभत्स और क्या हो सकता है? 3 महीने की बच्ची के साथ में रेप करने की कोशिश की गई है, इससे ज्यादा विभत्स क्या हो सकता है? बताइए। 3 साल की बच्ची के साथ में रेप की कितनी घटनाएं हो चुकी। अभी कुछ दिन पहले हमारे पड़ोस के एक तहसील में ऐसी घटना हमको सुनने के लिए मिली। हाँ। तो इससे ज्यादा विभत्स क्या हो सकता है कि छोटे से बच्चे के साथ में इस तरह की घटना हो? जो भी इस तरह के केसेस रहते हैं उसमें फैमिली इन्वॉल्वमेंट या फिर रिलेटिव्स से कितने कनेक्शंस रहते हैं कि ये NCRB की रिपोर्ट बोलती है 70% जो होते हैं हाँ। वो बच्चे के पहचान के, उनके बिल्कुल नॉलेज वाले व्यक्ति, क्लोज व्यक्ति, एकदम ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके ऊपर बच्चे को और उसके परिवार को विश्वास होता है। ये NCRB मैं मुझे लगता है कि 90% केसेस में हाँ। लोग पहचान के होते हैं, उनके विश्वास पात्र होते हैं। जैसा मैंने बोला था ना, एक कंडक्टर जो है स्कूल बस का कंडक्टर, वो 4th क्लास की, क्या उस जो कंडक्टर है उसके ऊपर उसके परिवार को, बच्ची के परिवार को, स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी को विश्वास रहा होगा तो उसको वो अधिक शक्तिशाली था बच्चे से। ठीक है, बच्चे को उसके ऊपर विश्वास था, वो जान पहचान का भी था। तो ये चीजें ऐसे ही होती हैं। सगे बाप ने किया है, चाचा ने किया है, मामा ने किया है, बड़े पिताजी ने किया है, दादा ने किया है, पड़ोसी ने किया है, एक बड़े कजन ब्रदर ने किया है। ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं लगातार। जी हाँ। या फिर कोई कई लोग होते हैं जो बराबर ग्रूमिंग करते हैं, उनके घर में बहुत अच्छे रिलेशन बनाते हैं, उसके बाद वो उनके साथ क्राइम कमिट करते हैं। ये ऐसी बहुत सी घटना। अगर किसी को पॉक्सो या फिर जेजे एक्ट में अपना केस रजिस्टर करवाना है तो पहले स्टेप्स क्या रहते हैं उसके बेसिक स्टेप्स जो कोई भी फॉलो कर ले? देखिए, पॉक्सो एक्ट जो है, अगर मैं पहले पॉक्सो की बात करूँगा कि पॉक्सो एक्ट में अगर कोई बच्चे के साथ में कोई ऑफेंस हुआ है, हाँ, तो बच्चा उसमें केस रजिस्टर करवाए या उससे कंसर्न एडल्ट कोई भी है जो जिसको घटना की जानकारी है, जिस व्यक्ति को भी घटना की जानकारी है, उसकी ड्यूटी बनती है कि उस केस को रजिस्टर करे। मॉरल ड्यूटी नहीं, कानूनन ड्यूटी भी बनती है। हाँ। कि अगर आपको जानकारी है किसी बच्चे के साथ में कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, तो आपकी ड्यूटी है कि आप उसकी रिपोर्टिंग करें। रिपोर्टिंग करने के लिए हमारे बहुत सारे मैकेनिज्म बहुत बड़ा है। हाँ। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप चाइल्ड लाइन का नंबर है 1098 1098 जिसको हम बोलते हैं,
आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है 112, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं। आपका जो भी नज़दीकी थाना आपको मिल रहा है, आप उस थाने में जाकर के बता सकते हैं। कोई जरूरी नहीं आपको लिखना नहीं आता, बिना लिखे आप मौखिक बता सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा CWC होती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, बाल कल्याण समिति, आप उसको भी बता सकते हैं। किसी भी NGO को आप इसके बारे में सूचना दे सकते हैं, किसी भी NGO को दे सकते हैं। कोई भी डॉक्टर को आप बता सकते हैं, डॉक्टर की ड्यूटी हो जाएगी, आप उसकी रिपोर्टिंग करेंगे। तो ये मैकेनिज्म है हमारे पास। स्कूल में आप टीचर को बता सकते हैं। स्कूल में, हर स्कूल में एक पॉक्सो बॉक्स बना हुआ है, और पॉक्सो बॉक्स में आप लिख करके डाल सकते हैं। जो भी इसकी जानकारी देता है, उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, उसका जो आइडेंटिफिकेशन है, उसको छुपा करके रखा जाता है, उसको रिवील नहीं किया जाता है। इवन जो विक्टिम होता है उसका भी नाम रिवील नहीं किया जाता है। ये सब पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध की श्रेणी भले फिर वो एडल्टी क्यों ना। बिल्कुल, इसमें केवल बता दिया जाना चाहिए ऐसा नहीं है। मुझे जानकारी है किसी घटना की और उसकी मैं रिपोर्टिंग नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे लिए भी सजा का प्रावधान, 6 महीने की सजा, 1 साल की सजा, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, ये प्रावधान है इसमें। बिल्कुल ये प्रावधान है इसमें, पॉक्सो एक्ट में ये प्रावधान है। और कोई भी पुलिस का अधिकारी जिसको घटना के बारे में बताया गया, उसकी पहली ड्यूटी है कि उस पर रिपोर्ट करे। किसी भी थाने में घटना स्थल उसका नहीं भी है, तो भी उसकी ड्यूटी है कि उसका FIR लिखेगा। नो डिले, नो डिनाई। ना आप डिले कर सकते हैं, ना आप डिनाई कर सकते हैं कि मैं FIR नहीं, कि मेरी जगह नहीं है, मेरी मेरा जगह नहीं नहीं। आता कुछ। देखिए इसमें अगर उनका घटना स्थल नहीं है तो 0 FIR लिखेंगे। 0 FIR लिख करके जो घटना स्थल है वहाँ की पुलिस थाने को वो केस ट्रांसफर करेंगे, वहाँ पर उसका नंबर नालसी होगा, उसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन होगी। तो ये प्रावधान है। घटना कितने बार भी हुई हो, कितने भी घटना स्थल बदल गए हो, जो अंतिम घटना स्थल वाला जो एरिया है, या किसी भी घटना स्थल में अगर विक्टिम पहुंचता है, वहां पर जाकर बताते हैं कि मेरे साथ ऐसी घटना घटित हुई है, तो उस घटना स्थल वाला जो है वो FIR कर देगा, नंबरिंग करेगा, और जितने पुरानी जो जगह थी उनको सबको उस केस में इंक्लूड करेगा, और उतने लोगों को उसमें फिर एक्यूज बनाएगा। तो ये प्रावधान है। ऐसे ही अगर JJ एक्ट में किसी बच्चे के साथ कोई घटना घटित हुई है, तो यही सब मैकेनिज्म है जहाँ पर बता सकते हैं। कोई मान लीजिए फिजिकल एब्यूज हो रहा है, कोई चाइल्ड लेबर है, किसी का बाल विवाह हो रहा है, यही सब मैकेनिज्म है जहाँ पर सूचना दे सकते हैं। और इन सब में भी पुलिस को जो है वो FIR लिखना होता है। ठीक है, कुछ ऑफेंस कॉग्निजेबल होते हैं, कुछ नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, लेकिन बच्चों से रिलेटेड जितने भी मेजर ऑफेंसेस हैं, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे बाल श्रम हो, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग में चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो, चाहे पॉक्सो से रिलेटेड हो, ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। सब लगभग जो है इसमें नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। अच्छा, यानी सामने वाले जो एक्यूज है उसको बेल भी ना मिले, पुलिस स्तर पर कोर्ट जाना पड़ेगा। ये मैकेनिज्म जो भी आजकल ऑनलाइन बहुत टीनेजर या माइनर्स ऑनलाइन बहुत यूज करते हैं, चाहे फिर कोई इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो, ऑनलाइन जो भी एप्लीकेशंस, ऑनलाइन से क्या एक्सप्लॉयटेशंस हो सकते हैं उनके साथ? बहुत ज़्यादा मेजरली जो एक्सप्लॉयटेशन आज की डेट में हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, ऑनलाइन एब्यूज, अनसेफ लिंक्स, इनके कारण हो रहे हैं। तो देखिए मैं एक बात इसमें कहना चाहूँगा कि जो ऑनलाइन हम यूज़ कर रहे हैं मेजरली गेमिंग सॉफ्टवेयर, मेजरली हम यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर, सोशल मीडिया ऐप हम यूज़ कर रहे हैं, कई प्रकार के उसमें पेजेस बने हुए हैं, लिंक बने हुए हैं, हम उनका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम जब अननोन व्यक्ति से हम बात करना शुरू करते हैं, आज ऑनलाइन मोबाइल होने के बाद, हम मोबाइल की है या ऑनलाइन हम जो यूज़ कर रहे हैं, हम टोटल ओपन है उसके साथ। आपको एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ, तो आपको हंसी भी आएगी कि एक घर में चोरी होती है, चोर उनके घर में बाकायदा घुसते हैं, लगभग 1.5 दिन उनके घर में रहते हैं चोर, 1.5 दिन उनके घर में रहते हैं चोर। उनके घर में मस्त खाना भी बनाते हैं, वो खाना भी खाते हैं, AC चालू करके सोते भी हैं, टीवी में क्रिकेट मैच भी देखते हैं, उनके घर में पूरी इत्मीनान से चोरी करते हैं, दूसरे दिन वो निकल जाते हैं। जब वो घर के लोगों को 1.5 दिन बाद पता चलता है, वो जब घर आते हैं भाई चोरी हो गई हमारे घर में, उसके बाद उनको पता चलता है, जब पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है चोरों को कैसे पता चला कि वो यहाँ नहीं है, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया में स्टेटस डाला हुआ था बाहर जा रहे हैं चोरों को। ठीक है, तो ये तो चोरी की बात ये होता है आजकल हर कोई डालता है। अब जो है इसी प्रकार से बच्चे जो है वो ऑनलाइन स्टेटस डाले हुए हैं, ठीक है, चीटिंग
विद ये फलाना ये ठिकाना, ये यहाँ पर से आदमी को मिल जाता है एक मौका कि हाँ भैया ये बंदा जो है मेरे काम का है। फिर वो उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, फिर उनकी धीरे धीरे नॉर्मल बातचीत होती है, आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं, फलाना है ठिकाना है, ओके आपको तो ऐसा लगता होगा ना, आप इधर वो बताते हैं कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं अकेला हूँ, ये आदमी वहाँ पर कंधा टिकाने का प्रयास करता है ऑनलाइन। हाँ। वो धीरे धीरे उनका एब्यूज शुरू होता है। वो ऑनलाइन एब्यूज जो है वो अगर मान लीजिए वो उनको मिल सकता है तो उनको वो अपने तरफ बुलाने का प्रयास करता है, उस बच्चे को बुलाता है अपने पास लेके जाता है। ऐसे में ट्रैफिकर्स जो है चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए वो बच्चों का यूज कर रहे हैं, कुछ लोग सेक्सुअल एब्यूज के लिए उपयोग कर रहे हैं, कुछ लोग फाइनेंशियल एब्यूज के लिए कर रहे हैं। तो फिर गेम्स में आजकल टास्क दिए जाते हैं अलग अलग, तो ये सब एब्यूज का ही तो प्रकार है। इन सब चीजों से बचना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, हम इतने सारे सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल पर डाउनलोड करते हैं और हम उनको परमिशन देते हैं। अगर आप परमिशन नहीं दोगे तो एप्लीकेशन ऑन नहीं होगा। ऐसे सॉफ्टवेयर, अब मान लीजिए कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कुछ पीडीएफ डाउनलोड करनी है, बुक पढ़नी है, उसको आपकी लोकेशन से क्या लेना देगा, पर आप उसको लोकेशन की परमिशन देते हैं, सब कॉमन है। उसको आपकी गैलरी से क्या लेना देगा कि वो आपकी गैलरी की फोटोज, वो आपकी मैसेजेस से आपको क्या लेना देगा, लेकिन वो आपका सब चीजों की आप परमिशन देते हैं। आप अभी मोबाइल के सामने में खड़ो कि बताइए कि आज मुझे जूता लेना है, फला कंपनी का जूता लेना है, ये लेना है करके, आप थोड़ी देर बाद देखेंगे आपको मोबाइल पे वही एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको माइक्रोफोन की क्या देकर रखा है, एक्सेस देकर रखा है, वो आपकी बातें सुन रहा है। आपने कैमरे का एक्सेस देकर रखा है, आप सोच रहे हैं कि ये कैमरा मुझे नहीं देख रहा है। कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको देख रहे हैं, वो सब चीजें जो है वो आपका कहीं ना कहीं दुरुपयोग। जो हम लोग सुनते हैं फोटो लीक हो गया, एड्रेस लीक हो गया, वो आपकी इससे मोबाइल से कोई भी व्यक्ति निकाल सकता है। कोई भी व्यक्ति निकाल सकता है जिसको थोड़ा सा भी हल्की सी भी हैकिंग आ रही है, वो आपके इस मोबाइल को बैठे बैठे हैक कर सकता है। तो आजकल हमारे जो लॉज हैं, जो भी लॉ बने हुए हैं पॉक्सो या फिर जेजे एक्ट में, वो इतने कैपेबल हैं कि वो ये ऑनलाइन थ्रेटिंग को रोक सके या फिर इनके जो भी सस्पेक्ट है उनको सजा दिलवा सके। देखिए क्या होता है, ऑनलाइन एब्यूज या जो साइबर फ्रॉड्स हैं, इसमें ना आईपी एड्रेस का बहुत है। तो ऐसी चीजें हमारे पास है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए एक एक्ट है हमारे पास, ठीक है, या पॉक्सो एक्ट में भी है, सीसीएम के तहत भी है, ये सब है। परंतु ऐसे जो एक्यूज होते हैं इनको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो जो है वो डिफरेंट वीपीएन का यूज करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग वीपीएन का उपयोग करते हैं जिनका लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाता। दूसरी चीज क्या होता है कि कई सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, वो फॉरेन कंट्रीज में रजिस्टर्ड है, तो उनके ऊपर हमारा इंडियन लॉ काम नहीं कर रहा है। अच्छा, वो बाहर की है बोलते बहुत सारी चीजें, उनके ऊपर हमारा इंडियन लॉ काम नहीं कर रहा है। तो ये बहुत ना वास्ट है। इसको एकदम से हम अपने कानून के अंदर समेट लें। आईटी एक्ट में भी उन ऑफेंसेस के लिए सजा का प्रावधान है जो कि कोई व्यक्ति अपने जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उससे कोई फ्रॉड कर रहा है या गलत हरकत कर रहा है, उसके लिए सजा का प्रावधान। अब वो दूसरे देश का कोई व्यक्ति वहां पर से बैठ करके आपके इसमें कुछ कर रहा था, हम उसको आप कुछ नहीं कर सकते। प्रिवेंशन इसका सबसे बेस्ट पार्ट है। प्रिवेंशन पार्ट ही इस जो साइबर बुलिंग ले लीजिए, साइबर फ्रॉड ले लीजिए, साइबर एब्यूज ले लीजिए, इनके लिए जो है ना प्रिवेंशन सबसे बेहतर चीज है। कानून के तहत जाकर के काम कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर किसी को ये समझ आए उनका बच्चा, उनके चिल्ड्रंस किसी भी डेंजर में है, कुछ भी चाहे वो सेक्सुअलिटी हो, चाहे फिर वो कोई भी दूसरा टाइप का ऑफेंस हो, तो वो क्या ऐसी चीज़ें जो पहले कर सकते हैं, तो वो कैसे पहले स्टेप्स हैं? देखिए, मैंने जैसे बहुत पहले थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, तो हमने बात की थी कि अगर बच्चों से आप बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ आपका बच्चे से के साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए।
अगर आपके बच्चे के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, बच्चा वहाँ से आपको कोई चीज़ बता पा रहा है हाँ। कि हाँ मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है बिल्कुल। और आपको उसमें फ्यूचर में होने वाली कोई घटना दिख रही है, हाँ। तो आप प्रिवेंशन पार्ट बना सकते हैं। हाँ। बच्चे को उस ऑफेंस से बचने के तरीके बता सकते हैं। हम्म। आप उसकी प्री रिपोर्टिंग कर सकते हैं। हाँ। कि आपको लग रहा है कि नहीं भाई वो फला व्यक्ति जो है मेरे बच्चे का बार बार पीछा कर रहा है, कल को कोई गलत हरकत कर सकता है, आप उसके खिलाफ आज रिपोर्ट कर दीजिए। हाँ। आज और देख लेता हूँ, कल और देख लेता हूँ, परसों रिपोर्ट करूंगा ताकि उसको टालिएगा। हाँ। आप तत्काल उस चीज को रिपोर्ट कर दीजिए। एक ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम्म। दूसरा, एक बच्चा घर से निकलता है स्कूल के लिए और स्कूल से निकलता है घर के लिए। हाँ। उस दौरान उसको कितने प्रकार के खतरे हो सकते हैं, हम्म। इसका आकलन हर माता पिता को होना करना चाहिए। चाहिए। कि घर से मेरा बच्चा साइकिल से निकलता है, सामने एक मेन रोड आता है, वहाँ पर रोड क्रॉस करना होता है, तो वहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो सकता है। हाँ। इस दौरान ये सुनसान जगह आती है जहाँ पर कोई उसके साथ छेड़छाड़ भी कर सकता है। हाँ। तो ये सब जो आपका जो वहाँ पर वल्नरेबिलिटी है, हाँ। उसकी आपकी मैपिंग हर माता पिता को मालूम होना हाँ। चाहिए। दूसरा चीज, स्कूल के जो स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, नॉन वर्किंग स्टाफ हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, उनके साथ एक बच्चे के पेरेंट्स का निरंतर संवाद होते रहना जरूरी है। उनके बीच में बातचीत होते रहना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके बच्चे की फ्रेंडशिप जो है वो किस प्रकार के लोगों के साथ है, उसका फ्रेंड सर्कल क्या है, इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। वो ऑनलाइन अगर समय बिता रहा है तो किस चीज में समय बिता रहा है। अगर मेरा बेटा किसी सोशल मीडिया साइट पे है तो मैं उसका फ्रेंड हूँ कि नहीं उस पे। बच्चे अपने माँ बाप को उसका फ्रेंड नहीं बना, आप बोलिए आप उसको फ्रेंड बनिए ताकि आप उस पे भी ऑनलाइन बच्चे के साथ आप समय व्यतीत कीजिए। अगर आपके बच्चे को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाना है तो आप उसके साथ ऑनलाइन समय बिताइए। आप बच्चे को नॉर्मल किसी के सेक्सुअल ऑफेंस से बचाना है तो आपको बच्चे से सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में बात भी करना पड़ेगा। उनको समझ दिलाना पड़ेगा कि बेटा ये जो है ये सेक्सुअल ऑफेंस होता है। कोई तुमको बोल रहा है कि आओ तुमको कोई ये बात घर में मत बताना, ये गलत है बेटा। आपको हर बात घर में बतानी चाहिए। अगर वो आपको बोल रहे हैं घर में मत बताना, मतलब वो खराब बात है। ये चीजें हमको बच्चे को शुरुआत से सिखानी होगी। अचानक से अगर हम 14 साल के बच्चे को ये सब चीज सिखाना शुरू करें तो नहीं सीख सकता बच्चा। आपको उसकी अर्ली एज से इन बातों को सिखाना शुरू करना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसकी नेक्स्ट जो प्रीवियस पीढ़ी है उससे उसके विचारों में अंतर शुरू हो चुका होता है। तो उन विचारों के अंतर को आपको उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करके आप चेंज कर सकते हैं, ना कि दबाव डाल करके। दबाव डालना किसी बच्चे के ऊपर वो सॉल्यूशन नहीं हो सकता। किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। कहा जाता है ना कि अगर हम बहुत ज्यादा दबाव देंगे तो वो फटेगा। तो बच्चे के साथ में भी वही है। आप उनको अगर बहुत ज्यादा दबाव देते रहोगे तो आपको अपनी बातें कभी नहीं बताएंगे। आप उनसे एक अच्छा हेल्दी वातावरण बनाइए, सॉफ्ट बिहेवियर रखिए, गुड पेरेंटिंग का आप यूज कीजिए, आपको बच्चे बताएंगे। और जब बच्चे आपको बता देंगे तो आप उस मैपिंग के अनुसार आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि बच्चे को किस तरीके से हम प्रिवेंटिव पार्ट में हम जा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि स्कूल जाने के रास्ते में कितने प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं, क्या हो सकता है हरकत। आप उन सब चीजों के बारे में बच्चे से बात करेंगे तो आपका बच्चा जो है उस चीज से बचना सीख जाएगा। ये सब जब तक बच्चा खुद नहीं समझेगा कि मुझे इस चीज से बचना है, नहीं बचेगा। इसे हम बोलते हैं ओनरशिप। बच्चे में ओनरशिप भी डेवलप होनी चाहिए ना, बच्चे में निर्णय लेने की क्षमता आनी चाहिए। तो उड़ने तो परिंदों को अभी शौक हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आता। बच्चों को बचपन में जीने दीजिए। ये बशीर बद्र साहब ने कहा है, तो बच्चे को जीने दीजिए। लेकिन वो किन रास्तों पे चल करके जी रहा है उसको ध्यान दीजिए और उससे लड़ना भी बच्चे को सिखाना पड़ेगा। नो वो टेक आपको समझाना पड़ेगा। जी। अथॉरिटीज जो भी इन लॉ को इम्प्लीमेंट करती हैं, रिटर्न लॉ बहुत इजी होते हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंटेशन करने में क्या क्या कौन सी प्रॉब्लम सामने आती है? ये बहुत खतरनाक प्रश्न है। इम्प्लीमेंटेशन किसी भी लॉ का सबसे खतरनाक, सबसे मुश्किल पार्ट होता है। लॉ लिख जाना, लॉ के साथ में रूल्स का बन जाना आसान होता है। जब इम्प्लीमेंटेशन में आप आते हैं तो जैसे मतलब समय, काल और परिस्थितियाँ, उसके हिसाब से किसी भी कानून को उस जगह पर ढाल पाना बहुत मुश्किल होता है। एक उदाहरण के लिए बोलता हूँ कि बाल विवाह एक
हाँ। का कानून है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 हमारे पास है, हाँ। पीसीएमए जिसको बोलते हैं। बहुत सारे आदिवासी समाज हैं जहाँ पर शादी नहीं करते हैं, अच्छा। लेकिन वो नाबालिग रहते हुए भी साथ में रहना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, ऐसी प्रथाएं हैं, हाँ बहुत सारी जगह प्रथा है। हाँ तो ये प्रथा है, लेकिन कानून की दृष्टि से तो क्या है, इलीगल। अपराध की श्रेणी में आता है। हाँ कि किसी नाबालिग का सेक्सुअल ऑफेंस हाँ। आता है। आता है। और वो शादी भी कर लेते हैं हम्म। तो पीसीएम एक्ट के तहत कवर होता है। हाँ। होता है, लेकिन चूंकि वो उनके रिचुअल्स चले आए हैं, उनके वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज चली आई है, उनके यहाँ वो प्रथा है, हाँ। तो कानून का इम्प्लीमेंटेशन उस एरिया में करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ। आप नहीं कर पाओगे आप नहीं फिर। कर पाते। तो यहाँ पर बिहेवियर चेंज करना होगा। हाँ ये बिहेवियर चेंज करना होगा। इसी प्रकार से कि जैसे कानून की समझ सबको है, हाँ लेकिन एक बहुत बड़ी टेंडेंसी होती है, बहुत बड़ी चीज है कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए हाँ। पर मेरे घर में भगत सिंह पैदा होना चाहिए पर मेरे घर पे नहीं। नहीं। बाजू वाले घर में पैदा तो चले, हाँ मेरे घर में पैदा नहीं होना चाहिए। अब इस बात को अगर आप समझ पा रहे होंगे कि हाँ सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है, बच्चों के साथ में ऑफेंस होना चाहिए, इसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, आप आइए एफआईआर लिखवाने के लिए नहीं आप हैं, होता समझ है, रहे हैं ना? होता है। तो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है। मुझे घटना होती दिख रही है, हाँ। मैं उसकी सूचना, मैं कानून के मसले में कौन फंसे, हाँ यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। वो ये बहुत बड़ा रीजन है जिसमें 80 to 85% ऑफ द केसेस अनरिपोर्टेड रह जाते हैं। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है, ये मेजर प्रॉब्लम है। जैसे लेकिन ये भी समझना चाहिए कि ये कानूनन अपराध तो है ही, हाँ। लेकिन आप एक छोटे से बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रहे हो। हाँ जेजे एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम, हाँ। एक धारा है उसमें, सेक्शन 11 है उसका, मोटो बस बोल रहा हूँ कि आप हर बच्चे को वैसे ही ट्रीट करें जैसे वो आपका अपना बच्चा हो। हाँ ठीक है, वो सीसीएल बच्चे के लिए कहा गया है, लेकिन मैं इस जो बात है ना, हाँ। इसको इस कानून और बाकी सब कानून के लिए अपने ऊपर सर्वोपरि मान रहा हूँ कि जो बच्चा वहां पर किसी भी दिक्कत में है, हाँ। उसको वैसे ही ट्रीट करना है जैसे वो मेरा बच्चा बच्चा है। है। क्योंकि अगर मैं अपने बच्चे के साथ में कुछ हरकत होते देखूंगा तो मैं शांत नहीं हाँ। बैठूंगा। यहाँ पर तो ये इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है। दूसरा चीज कि एक बात बोलता हूँ कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात अगर करें तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा होती है। हाँ। जब हम उसके लिए एफआईआर लिखवाने के लिए थाने में या हम अथॉरिटीज को इस बारे में बताते हैं कि भैया ये जो मामला है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है, हाँ। तो वो उसको डिनाई करते हैं कि नहीं, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला नहीं है। वो ये बोलते हैं कि बच्चा तो अपनी मर्जी से आया था, हाँ। उसके माँ बाप ने भी परमिशन दे दी है आने की। अरे भैया उसके लिए तो उसको एडवांस भी मिल गया था पैसा काम करने के लिए, और बकायदा उसको हर महीने पैसा मिल रहा है, तो ये ऑफेंस क्यों हुआ? हाँ। आपके हिसाब से भी ऑफेंस नहीं होना चाहिए, हाँ। है ना? लॉ कानून के हिसाब से ऑफेंस है। कारण क्यों है? क्योंकि सेक्शन 143 ऑफ बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता का जो धारा 143 है, उसका क्लैरिफिकेशन नंबर 2, स्पष्टीकरण नंबर 2 ये कहता है कि इसमें पीड़ित की सम्मति मायने नहीं रखती। अच्छा। ठीक है, हाँ। उसको दिया गया है लालच, हाँ। ठीक है, उसको दिया गया है किसी प्रकार का दबाव, हाँ। उसको दिया गया है एडवांस, हम्म। और उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करवा करके लाया गया है काम करवाने के लिए। ये माइग्रेशन नहीं है, हाँ। ये ट्रैफिकिंग है, तो इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंतर्गत आता है। अच्छा। जहाँ परिवहन हाँ। हो रहा हो, कोई उनको लाने वाला हो, कोई उनको रिसीव करने वाला हो, कोई उनसे काम करने वाला हो, ये एक्सप्लॉइटेशन होता है उनके राइट्स का, हाँ। तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है। लेकिन लोग इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं मानना चाहते, हाँ। इसलिए इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। ठीक हाँ। है, लड़का और लड़की प्यार मोहब्बत में साथ में भाग गए, जिसमें से मान लीजिए लड़के की उम्र कम थी और लड़की की उम्र ज्यादा थी। अब जब वो जाकर के रिपोर्ट करवाना चाहेंगे तो लड़की है यार, उसके ऊपर में क्या पॉक्सो का धारा हम लगाएं? क्योंकि माइंडसेट है कि क्योंकि ये सोचा जाता है कि लड़के ने ही अपराध किया है। हाँ। नहीं, लड़की भी किसी का सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन कर सकती है। लड़की चूंकि मेजर हो चुकी है और लड़का माइनर है, तो उस लड़की के ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत धाराएं लगनी चाहिए और वो हाँ। होना चाहिए। होता है, होता है। सब जगह नहीं होता, ऐसा नहीं है, हाँ। लेकिन कई जगहों की ये चूक है। अच्छा। अरे यार वो तो अपनी मर्जी से गए थे यार, अब उनको अभी हम मान लीजिए उनके ऊपर सेक्सुअल ऑफेंस का लगा देंगे तो लड़का जेल में अंदर हो जाएगा। भाई उसने एक्सप्लॉइटेशन किया है, हाँ। एक बच्चे का किया है,
अगर ऐसा होता तो हमको वोट देने का अधिकार तो 15 साल में मिल जाता। हाँ। क्यों 18 साल? शादी करने की हमारी उम्र 21 साल क्यों है लड़कों की? हाँ। तो ये सब जब 21 साल शादी करने की उम्र है तो उसकी उम्र जो है वो सेक्सुअल ऑफेंस करने की उम्र 16 साल नहीं है। तो एज ऑफ कंसेंट भी बहुत मायने रखता है। एज ऑफ कंसेंट मतलब अबव 18 यही एज ऑफ कंसेंट हो सकता है। एज ऑफ कंसेंट उससे कम का नहीं हो सकता। ये इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है। सर अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट्स इंडिया स्टैंड्स 131 आउट ऑफ 180 कंट्रीज चिल्ड्रन सेफ्टी के मामले में एंड चिल्ड्रन वेलबींग के मामले में इंडिया 113 स्टैंड करती है 180 के मामले में। सो इसमें आप क्या समझेंगे कि लॉ बना देना, लॉ इम्प्लीमेंटेशन करना ही काफी है या फिर सोसाइटी के मॉरल वैल्यूज भी बहुत काम करते हैं? सोसाइटी की मॉरल वैल्यूज बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। हाँ। किसी भी कल्चर में जो नॉर्म्स हैं, हाँ। उन नॉर्म्स में क्या खराबी है, क्या अच्छाई है, हाँ। इसको देखते हुए उन नॉर्म्स को तोड़ना, उस स्टीरियोटाइप को तोड़ना सबसे जरूरी है। कानून को हर जगह प्रवर्त कर देना अच्छी बात नहीं है। कानून तो तब आता है जब कोई घटना हो चुकी है। हाँ। कानून घटना होने के पहले उसका प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, ये बहुत जरूरी है। हाँ, हमारा इंडिया बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है इन सब मामलों में। लेकिन ये सब बिहेवियर चेंज का मामला है। हमको बिहेवियर में लाना होगा। हमको उन रिमोट लोकेशंस में पहुंचना होगा जहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ऐसी कौन से एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं, हर जिले में वो जगह है। उसकी मैपिंग शासन स्तर पे की जानी चाहिए और वहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना चाहिए। आपको एक चीज और बोल दूं कि बच्चों के लिए बजट में कितना प्रावधान होता है, जबकि बच्चों की संख्या आपके, अगर आप टोटल जनसंख्या देखें तो उसमें कितने ज्यादा परसेंट हमारे बच्चे हैं, ठीक है, उनके हिसाब से उनके लिए फंड क्या है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। उनका फंड अगर अच्छा होगा तो उन बच्चों को ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी तो कानून का प्रवर्तन बहुत अच्छा होगा। कानून का प्रवर्तन बहुत अच्छा होगा तो हम प्रिवेंशन पार्ट पे जा पाएंगे। प्रिवेंशन पार्ट बहुत अच्छा होगा तो हम जो एक सेफगार्डिंग करना चाह रहे हैं बच्चों की, वो सेफगार्डिंग बहुत अच्छे तरीके से होगी। हाँ, तो ये सारी मेन वो चीजें जो मॉरली लोगों को समझनी चाहिए, ये समझनी चाहिए। क्योंकि मैंने कहा ना कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए, लेकिन मेरे घर पे नहीं। ये वाला जब तक हमारे दिमाग में है बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। हमको ये समझना पड़ेगा नहीं मैं बदलूंगा, ये बदलेगा। कहाँ गया है? तो मैं को बदलना बहुत जरूरी है। मुझे बदलना जरूरी है। मुझे बदलना जरूरी है। मुझे बच्चों के साथ प्रेम से रहना जरूरी है। मुझे बच्चों की सेफगार्डिंग के लिए काम करना जरूरी है। तब जो है हम सोसाइटी में कोई छोटा सा परिवर्तन ला पाएंगे। और ये छोटा सा परिवर्तन जो है बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। आज बाल विवाह जो NFHS 4 में जो कंडीशन थी, और उसके बाद NFHS 5 में सीधे हम कितने 9% के आसपास गिरे। उसके बाद अभी जो हमारा और नया सर्वे हो रहा है, अभी हम टिपिंग पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, यानी न्यूनतम दर पे पहुंच रहे हैं बाल विवाह। लेकिन क्या इसके कारण बाल विवाह नहीं हो रहे हैं? आज भी बाल विवाह होने की कगार पे, तब तो हम जाके रोक रहे हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी को अपने अंदर को परिवर्तन लाना पड़ेगा। और दूसरा चीज, बच्चों को ओनरशिप देना पड़ेगा। बच्चों को समझाना पड़ेगा कि नहीं ये गलत है जो मैं कर रहा हूँ या मेरे साथ हो रहा है। तो बच्चों को भी समझाना पड़ेगा। उनके अंदर में अगर ये ओनरशिप आ जाएगी कि नहीं ये गलत हो रहा है तो मुझे नहीं करना है, या ये मेरे साथ गलत हो रहा है तो मुझे इसका विरोध करना है, तो हम ज्यादा अच्छे से उसको रोक पाएंगे। जो कि What are the roles parents, teachers and communities play in protecting of their children? देखिए, जो पेरेंट्स हैं, टीचर हैं या कम्युनिटी है, मैंने जैसे इसके पहले भी आपका एक प्रश्न था कि किस प्रकार से हो सकता है, तो मैंने सेफगार्डिंग की बात की थी। तो ये कैसे रोल प्ले कर सकते हैं? सबसे पहली चीज जो पेरेंट्स के बारे में बात किया था कि गुड पेरेंटिंग बहुत जरूरी है। बच्चों की बातों को सुनना जरूरी है। गुड लिसनर स्कूल के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल में भी एक ऐसा आपको इन्वायरमेंट तैयार करना होगा कि बच्चे वहां पर भी खुल के अपनी बातें कर सकें। ठीक है, वहां पर भी सेफगार्डिंग की जो पूरे प्रोसीजर है वो आपको स्कूल में अपनाने होंगे। स्कूल में लगातार आपको ऐसे सेशंस करने होंगे कि बच्चों को इन सब कानून की अवेयरनेस हो। उनको ये मालूम चले कि मेरे लिए क्या अच्छा है और मेरे लिए क्या खराब हो सकता है ना। मुझे किन चीजों
पे अवेयर होने की जरूरत है, हाँ। किन चीजों को इग्नोर करने की जरूरत है और किन चीजों को ग्रास्प करने की जरूरत है। हाँ। ये स्कूल में ऐसे सेशंस होने चाहिए। स्कूल में बकायदा अगर कोई बच्चा लगातार 3-4 दिन तक एब्सेंट हो रहा है हाँ। तो उसके घर में ये बात पता चलनी चाहिए कि बच्चा आखिर एब्सेंट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। कहीं कोई स्कूल में आते जाते उसको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, किसी प्रकार की तबीयत तो खराब नहीं हो रही है, क्योंकि कोई भी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि घर के बाद अगर बच्चा कोई सबसे ज्यादा समय कहीं बिताता है तो वो स्कूल पे। तो वो वहाँ पर स्कूल में टीचर्स के साथ में भी बच्चों का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि बच्चे अपनी बात खुल करके टीचर के साथ शेयर कर सकें। बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस हाँ। क्या होते हैं, सेक्सुअल रिलेशन क्या होते हैं, हाँ। कौन कौन से एडोलेसेंट चेंजेस होते हैं जो उनके साथ में बॉडी में आ रहे हैं, प्लस बॉडी की ही बात नहीं है, उनके माइंडसेट में जो चेंजेस होते हैं उनके बारे में स्कूल में बात होनी चाहिए। उनको अगर बच्चा आपके सामने आकर के बात नहीं कर पा रहा है तो बच्चों के लिए ऐसे बॉक्स लगे होने चाहिए जिसमें बच्चे अपनी बातों को लिख करके डाल सकते हैं। दूसरा चीज, स्कूल के अंदर कंपैरिजन जो होता है बच्चों का वो बंद होना चाहिए। कंपैरिजन बिल्कुल भी किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए कि वो बच्चा ऐसा है और तुम ऐसे हो। हाँ। वो बच्चा बहुत अच्छा है तुम वैसे नहीं हो। हर बच्चे की अलग योग्यता है, उसको उस योग्यता को समझते हुए उस बच्चे को ट्रीट करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो बच्चे के अंदर में ना एक नेग्लिजेंसी की भावना, एक वो कहते छोटी, मैं छोटा हूँ ऐसा इंफीरियर सोच उसके अंदर में आना शुरू हो जाती है बच्चे के अंदर में, और ये कहीं ना कहीं बच्चे को जो है ना अवसाद की ओर लेके जाता है। मतलब डिप्रेशन में अगर बच्चा पहुंच जा रहा है तो उस बच्चे को उस डिप्रेशन से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले की एक घटना जहां पर 2 सगी बहनों ने आत्महत्या कर ली, केवल इसलिए क्योंकि उनको मोबाइल नहीं मिला। हाँ, ये हुआ था जयपुर में शायद। तो ये जो घटना है, ये घटना घटित क्यों हुई? क्योंकि उन बच्चों की बातों को पहले सुना नहीं गया, समझा नहीं गया, उनसे उस तरीके का ट्रीटमेंट उनको नहीं। तो ऐसा ट्रीटमेंट स्कूल लेवल पर और घर के लेवल पर दोनों जगह मिलना चाहिए। साथ में इन दोनों जगह को अगर अपन ले रहे हैं तो वहाँ पर कम्युनिटी जो है इसको कवर अप करती है। हाँ। क्योंकि स्कूल को भी एक कम्युनिटी चला रही है, एसएमसी की एक कमेटी होती है। हाँ। वो कम्युनिटी का पार्ट होती है। एक बच्चा स्कूल से पहुंचता है घर तक, हाँ। उसको कितने प्रकार के लोगों से मिलना होता है। हाँ। ये चीज है। बच्चा ट्यूशन जाता है, हाँ। ट्यूशन के बाद बच्चा मार्केट में जा रहा है, तो ये सब जगह जो है कम्युनिटी का एक बहुत मेजर रोल हो जाता है। इसके अलावा जो बच्चा जिस भी क्षेत्र में रह रहा है उस क्षेत्र के लोगों को अपने क्षेत्र के बच्चों के साथ भी संवाद करना चाहिए, और वहां पर ना केवल लड़के ना केवल लड़कियां बल्कि जितने भी जेंडर के लोग हैं उनको एक समान प्लेटफॉर्म देना चाहिए ताकि वो बच्चे जो है अपनी बात रख सकें। सिर्फ लड़कियां नहीं, सिर्फ लड़के नहीं, सब रख सके। ये बहुत जरूरी है। इस अगर आप अभी ये पॉडकास्ट कोई भी पेरेंट्स देख रहे हैं तो वो क्या समझे, वो क्या कौन सा ऐसा रूल है जो अपने बच्चों को सिखाएं कि अगर आपके साथ कोई सेक्सुअल एब्यूज होता है, आपके साथ कोई भी अनलीगल ऑफेंस होता है, आप उसको प्रोटेक्ट कर सकें। देखिए, मैं जितने भी पेरेंट्स हैं या जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे उनसे मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहली चीज, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बच्चों की बात को सुनिए, और बच्चों की बात को सुनने के बाद उसको समझिए। सुनना और समझना बहुत जरूरी है। सुन और समझ करके अगर हमको कोई ऐसा ऑफेंस लग रहा है, जो मैंने सिम्टम्स बताए थे, उन बच्चों में बिहेवियर में क्या चेंज आया है, अगर किसी भी बच्चे में कोई बिहेवियर चेंज आ रहा है तो वो नॉर्मल नहीं हो सकता। उस बिहेवियर चेंज को हमको देखते हुए उस बच्चे से बात करना चाहिए, और अगर कोई घटना आपको पता चलती है तो उसकी तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए। इससे ऐसा ये सोचना कि अगर मैं इसकी रिपोर्ट करूंगा तो समाज में मेरी क्या बदनामी होगी, बेइज्जती होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपकी इज्जत और बढ़ेगी, क्योंकि अगर एक घटना की रिपोर्ट नहीं करने से वो जो ऑफेंडर होता है उसका मनोबल बढ़ता है कि कुछ नहीं हुआ मुझे, तो वो ऑफेंडर का मनोबल तोड़ना। हो सकता है आपके बच्चे के साथ आज घटना हुई, आपने उसकी रिपोर्टिंग नहीं की, सामने वाला ये समझेगा कि मेरे साथ कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, मेरे खिलाफ कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, तो वो दूसरी घटना को भी अंजाम देगा, वो तीसरी घटना को भी अंजाम देगा। हो सकता है आपके बच्चे के अलावा ऐसे और भी बच्चे उसके चुंगल में फंसेंगे, उसके चंगुल में फंसने के बाद वो भी किसी घटना का शिकार हो सकते हैं। इसलिए रिपोर्ट
जरूर करें आपके साथ अगर कोई घटना दिखती है, होती है या कोई करने का प्रयास करता है। एज ए एक्टिव स्टाफ आपने इतने सालों में इतने सारे केसेस हैंडल किए, इतनी सारी स्टोरीज देखी, इतनी सारी स्टोरीज खुद कवर अप की। सो ऐसे कौन से वो मैसेज है जो आप यंग पीपल, इंडियन पेरेंट्स, कम्युनिटीज को देंगे जिससे वो चाइल्ड सेफ्टी को और अच्छे से समझ सकें? एज अ एक्टिविस्ट, चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट और बच्चों के साथ काम करते लंबा समय हो गया, जो देखने के लिए मिला है कि बच्चे सुरक्षित तो हैं पर सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित तो है पर सुरक्षित नहीं है। जैसे अब सुरक्षित तो है मतलब हाँ, अपने घर में जब तक बच्चे चार दीवारी के अंदर हैं वो सुरक्षित है, हाँ। लेकिन जैसे ही चार दीवारी के बाहर निकल रहे हैं हाँ। कहीं ना कोई घटना उनके साथ घटित हो सकती है, वो हाँ। सुरक्षित नहीं है। तो उन बच्चों के लिए वो सुरक्षित वातावरण तैयार करने के लिए कम्युनिटी को ध्यान देना होगा, और केवल कम्युनिटी को नहीं, जो आज यंग जनरेशन है उनको ये ध्यान देना होगा, क्योंकि एक बात ये है कि प्रत्येक व्यक्ति कभी न कभी सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार हो चुका होगा, पता नहीं चला। मुझे पता नहीं चला कि मैं कब सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार हुआ। तो वो जो आइडेंटिफिकेशन है, जो आपको बाद में जाकर के समझ में आ रहा है जब आप इस चीज़ को देख रहे हैं, आपको अपने छोटे भाई बहन, अपने छोटे दोस्त या उनको भी आपको ये चीज़ समझानी होगी। आपको अपना नज़रिया चेंज करना होगा। आपको हर व्यक्ति के तरफ एक अच्छा नज़रिया आपको रखना होगा। आपको हर किसी की बात को तरीके से सुनना और समझना होगा। सुनना और समझना बहुत जरूरी है। आप सुनेंगे, समझेंगे तो आप उसके लिए कोई दूसरा एक्शन ले पाएंगे। और सबसे मुख्य बात है, कहीं भी हो, किसी के साथ भी हो, आपको उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। आप नहीं चाहते कि मैं सामने हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पर्दे के पीछे रह करके भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आप अथॉरिटी को उस घटना की जानकारी दे सकते हैं ताकि हम उस पर रिस्पॉन्ड कर सकें। तो ये बहुत जरूरी है। आपके पास में इतने सारे प्रकार के आज माध्यम हैं, टोल फ्री नंबर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जिनके माध्यम से आप उस चीज को लोगों तक पहुंचा सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी एक्यूज्ड के बारे में तो लोगों को पता चले, बहुत बड़ी बात है, लेकिन किसी भी विक्टिम के बारे में लोगों को पता ना चले, क्योंकि वो विक्टिम जो होता है उसके अंदर ये भावना नहीं आनी चाहिए कि मैंने कोई गलती की है, मुझसे कोई गलती हुई है, ये भावना उनके अंदर ना आ सके। इस चीज का भी हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमको कभी भी उस बच्चे को दोष नहीं देना चाहिए जिसके साथ घटना घट रही है। प्रायः होता है, तुम वहाँ क्यों घूमने गए थे। अगर उसके साथ में कोई घटना हो जाती है तो हम बच्चे को बोलते हैं तुम वहाँ क्यों घूमने गए थे। सामने वाले को ये नहीं बोलते कि बेटा कि तुमने इनके साथ ऐसी घटना क्यों की। तो ये वाला नजरिया हमको बदलना होगा। हमको बच्चों को ब्लेम करना छोड़ करके हमको बच्चों को प्यार देना होगा, है ना, उनको स्पेस देना होगा। मैं शुरू से अभी तक के आपके पॉडकास्ट में ये बात जरूर बोल रहा हूँ कि आप बच्चों को स्पेस दीजिए, बात रखने के लिए उनको वो एनवायरनमेंट दीजिए कि वो अपनी बात रख सके। तो वो बहुत जरूरी है। और मेरा सभी को ये मैसेज है कि बच्चों को स्पेस दीजिए, बच्चों की बात को सुनिए, समझिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। बी अ गुड लिसनर। बी अ गुड लिसनर, है ना, केवल सुनिए मत, सुन रहे हैं तो समझिए भी, और समझ के उस चीज का रिस्पॉन्स भी दीजिए बच्चे को। हाँ ठीक है बेटा, बाद में देखेंगे ना, तत्काल आप उस चीज को सुनिए, समझिए और उसके बाद रिस्पॉन्ड कीजिए आप बच्चे को। तो कहीं ना कहीं बच्चा आपसे अटैच होगा, ये बहुत जरूरी है। Thank you so much, sir, for doing this. Thank you so much for watching this episode till the end. We will keep bringing this type of valuable content to you, so please do subscribe the channel. Till then, keep recognizing why we are here.